जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या दुनिया में सिर्फ क्रिटिकल रेस थ्योरी नहीं बल्कि अब क्रिटिकल फेथ थ्योरी भी एक नया आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुकी है? क्या रिलीजन को सिर्फ आस्था के रूप में नहीं बल्कि पावर, आइडेंटिटी, प्रिविलेज के लेंस से देखने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स हैं ये या फिर एक नया आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर आप अक्सर बहुत सारी चर्चा देखते हैं, लेकिन जिसमें हमें अलग-अलग तरह की डिटेल वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आता। क्रिटिकल फेथ थ्योरी की बात करेंगे और सबसे पहले एक यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति के साथ बात करेंगे जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर अपनी किताब में गोल्ड ग्लोरी और गॉड में काफी कुछ लिखा है। यहाँ पर हम जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एकेडमिक थ्योरी है वो किस तरह से वर्क करती हैं और क्या एक सिंगल और जो स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है जैसे इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लॉ होता है, और क्या किस तरह से इसका इस्तेमाल अलग-अलग लोग, अलग-अलग ग्रुप और किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब ये होगा कि एक साइड का कुछ कहना होता है, एक रिलीजन कुछ का मतलब एक क्रिटिकल उसको हम पूरी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन भी करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है आदित्य सत्संगी जी, जो खुद ऑथर हैं गोल्ड ग्लोरी और गॉड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू इनवाइटिंग मी और आपके आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम आदित्य जी। ये जो एक मुद्दा है काफी इंटरेस्टिंग भी है, लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि कहाँ कैसे, क्योंकि एक तरफ तो लोग विश्वास करते हैं कि लोगों की आस्था है, दूसरी तरफ इस तरह की स्टोरीज आते हैं। आपको क्या लगता है कि जब क्रिटिकल फेथ थ्योरी आखिर क्या है और इस टर्म को किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, क्या सही इसको किसी तरह सही तरह से कैसे आप इसको दर्शकों के लिए रख पाएँगे? सो क्रिटिकल फेथ थ्योरी का ऑथर मैं ही हूँ। जी। तो मैंने इस बुक में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में। मैं अमेरिकन का पॉलिटिक्स देख रहा था और दो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन चर्च के जो पास्टर्स थे उन्होंने थ्योरी बनाई थी क्रिटिकल रेस थ्योरी। और क्रिटिकल रेस थ्योरी का अर्थ ये था कि वन रेस इज सुपीरियर टू अदर। इसकी उन्होंने बनाई थी और दोनों के दोनों कैथोलिक पास्टर्स हैं। ओके, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में क्रिटिकल रेस थ्योरी के किसने बनाई है। दो पास्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा किसी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने उसको सोचा कि मैंने उसको रिसर्च किया कि रेस तो एक पाल्पेबल नहीं, एक रियलिस्टिक फैक्ट है वेस्टर्न सोसाइटीज का। जैसे वो भारत को अक्यूज करते हैं कास्ट के लिए, जबकि कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है, यूरोपियन है। पहली बात तो इंग्लिश है, भारत में भारतीय भाषा में कोई कास्ट का ट्रांसलेटेबल नहीं है, बाय द वे वर्ण कास्ट का ट्रांसलेशन नहीं होता। तो मैं जब पूरे दुनिया के इंसिडेंट्स को कर रहा था तो मैंने वो रिसर्च की, मैंने सबके रिलीजन्स के हिस्ट्री में गया और रेसिज्म की हिस्ट्री में गया। तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ रेसिज्म अगर आप देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, वो आता है 16वीं शताब्दी में। सॉरी 15वीं शताब्दी में आता है, 1492 से शुरू होता है। उसके पहले उसके पहले क्या था? रेसिज्म तो हमेशा रहता है, कोई ना कोई करता है, लेकिन जो ऑफिशियल जो शुरू हुआ वो कैथोलिसिज्म से शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि जो वाइट लोग नहीं हैं वो जानवर हैं, उनको आप मार सकते हैं। और वो हुआ था क्यूबा के एक आइलैंड्स पे जहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस लैंड करता है। उसके पहले ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे आप देखते हैं अरेबिक पेनिनसुला में जब इस्लामिज्म जब बढ़ रहा था तब वो ब्लैक अफ्रीकन को भी स्लेव बनाते थे, क्योंकि वो पुरानी वहां की प्रथा थी। अब उसको स्लेव बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो जब ये लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी की बात कर रहे थे तो मैंने देखा उसमें ये क्या छुपा रहे हैं। या देखते हैं ना, क्रिमिनल, आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो यू नो कि व्हाट दे आर हाइडिंग, यू वांट टू आस्क दोज क्वेश्चंस जो आप पीछे का इंफॉर्मेशन निकाल लें। तो तो व्हाट वर दे हाइडिंग? एक्चुअली देखा जाए तो ये रियलिस्टिक सिर्फ फेथ थ्योरी है। वो क्या करना चाहते थे क्रिटिकल फेथ थ्योरी, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया इस बुक में, कि वो
रेस को छुपाना चाहते थे, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर डूइंग, रेसिज्म। उसको छुपाने के लिए उन्होंने क्रिटिकल फेथ थ्योरी इंट्रोड्यूस करी कि माई फेथ इज बेटर देन योर्स, तो आई विल सिविलाइज यू, आई एम गोइंग टू सिविलाइज यू। मैं जैसे बोलते हैं ना, वाई दे आर कमिंग टू इंडिया, वी वांट टू सिविलाइज द इंडियंस। खुद अगर देखा जाए तो इनको तो आपको मालूम ही है कि महिलाओं के सिर के ऊपर क्या करते थे, लैट्रिन करते थे ऊपर से बालकोनीज में बैठ के। दैट्स व्हाई महिलाओं को हैट पहनना पड़ता था। बाय द वे, पीपल नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ हैट्स आल्सो। तो 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 सिविलाइज जो अनसिविलाइज है वो सिविलाइज करना चाहता है। क्यों? मेरा फेथ इज बेटर देन योर्स। तो जैसे ब्लैक्स के पास गए, अब आप अफ्रीका में आप जाएंगे, अंदर जाके घूमिए कभी। सच ए ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट अफ्रीका। वहाँ के लोग इतने क्लियर होते हैं, जैसे कभी आपको लगेगा कि भोले भाले लोग हैं, जैसे भारत के गांव के लोग होते हैं वैसे ही वो भी सीधे साधे, वेलकमिंग। उनका कल्चर आप देखेंगे तो लगेगा कि यूरोपियन से बदमाश है, चोर उचक्के हैं, नालायक है, जो वाइट है सपोजिटली। तो कहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मैं आपसे सुपीरियर हूं, कि वी आर मोनोथिस्टिक एंड यू आर पोलिथिस्टिक और पैंथिस्टिक। अब यूरोप का 10वीं शताब्दी का नक्शा देखिए, 10वीं शताब्दी का। सब लोग अपने अपने मर्जी से पूजा करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे अपना इंडिया में होता है, आप जो पूजा करो हमको क्या पता, घर में रहो, जो करना है करो। वैसा सोसाइटी था। तो जब से चर्च उधर आया, उसने सेम पॉलिसी वहां पर भी खेली, बिकॉज इट वॉज अ रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर बन गया कैथोलिसिज्म, और उसने और कैथोलिसिज्म के साथ ही ग्रो हुआ इस्लामिज्म, दोनों एक साथ ही ग्रो हुए दोनों। और तो ये जो क्रिटिकल फेथ थ्योरी था कि माय फेथ इज सुपीरियर टू योर्स, उसके माध्यम से इन्होंने छुपा दिया रेसिज्म। आज भी आप अमेरिका में आते हैं तो ब्लैक चर्च इज सेपरेट, हिस्पैनिक चर्च इज सेपरेट, एशियन चर्च इज सेपरेट, वियतनामीज चर्च इज सेपरेट, चाइनीज चर्च इज सेपरेट। सबका सेपरेट है, किसी का भी मिक्स नहीं होता। वाई? बिकॉज रेसिज्म इज रियल। उसको छुपाया गया कि अरे आप ऑल ऑफ यू आर क्रिश्चियंस। अब जैसे कोई भारतीय क्रिश्चियन यहाँ पे आता है, दिस ए पब्लिक रिकॉर्ड, बोलते वी डोंट वांट ए इंडियन पास्टर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे वो ब्राउन हो ब्लैक हो, बट द व्हाइट गाय सुपीरियर। सो रेसिज्म इज इन द चर्च। तुमको लगता है तुम क्रिश्चियन बन के इक्वल हो गए, लेकिन वो तो तुमको वैसे ही ट्रीट करने वाला है जैसे तुमको ट्रीट करना चाहिए उसको, वो कर रहा है वो एग्जैक्टली। सो सो दे जो अपनी जो दे ट्राई टू हाइड देयर रेसिज्म अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, ऐसा करके छुपा दिया उन्होंने। जिससे मैंने पूरी बुक लिखी, उन सबका पूरा इतिहास भी मैंने देखा। अब उससे जी। आप आज के सारे इवेंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, मैं जितने वही भी आज इवेंट्स के हो रहे कॉन्टेक्स्ट में आपसे वो सवाल पूछना चाहिए थे, प्लीज हैं। आप, हाँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए। जी। या तो अब जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, क्रिटिकल फेथ थ्योरी को यूज किया गया साउथ अमेरिका में। पूरा साउथ अमेरिका में आज देखिए वेनेजुएला को अमेरिका ने खरीद लिया। कैसे खरीदा? अब इनके बीच की लड़ाई का आप देखिए। प्रोटेस्टेंट्स अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते हैं, एंड दे वर क्रिएटेड बाय द जूइश बैंकर्स। आपको मालूम ही है हाउ द कैथोलिक किंग ऑफ इंग्लैंड को किडनैप पे उसको डरा के विद द जूइश मनी उसको फेंका गया था फ्रांस के अंदर। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच एंड मतलब एंड ऑफ द फ्रेंच एंड इंग्लिश फाइट, क्योंकि इंग्लैंड बन गया क्या प्रोटेस्टेंट। तो वेनेजुएला में क्या हुआ, उन्होंने 30% कन्वर्जन किया, प्रोटेस्टेंट्स का अपोजिशन क्रिएट किया, सारे आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, और उन्होंने निकोलस मदुरो को मतलब अमेरिका को हेल्प किया उसको निकलवाने के लिए। क्यूबा में क्या हुआ, सेम एपिसोड जो क्यूबा में अंदर अभी चल रहा है, प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक, क्योंकि दोनों अपने आप को अलग अलग रिलीजन्स मानते हैं। भारत में हम लोग सोचते हैं दोनों एक ही है, क्रिश्चियनिटी का नाम दे देते हैं, बट यहाँ पे कैथोलिसिज्म वाला प्रोटेस्टेंट की जान ले लेगा, प्रोटेस्टेंट वाला कैथोलिक की जान ले लेगा। दोनों अलग है, शादी नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे में। आप कहती कैथोलिक लड़की के पास जाओ कि प्रोटेस्टेंट शादी करो, बोलेगी वो क्रिश्चियन है। नहीं कहा वाई, वो क्रिश्चियन तो तुम दोनों एक ही हो ना। बोला नो दे आर क्रिश्चियंस वी आर कैथोलिक्स, बोलती है। चर्चेस ये सबके करंट, अलग अलग होते हैं। मैं आज की कहानी बता रहा हूँ कि वो जो मैक्सिकन कैथोलिक लड़की होगी वो शादी नहीं करेगी प्रोटेस्टेंट के साथ, बोलती गंदा है। और प्रोटेस्टेंट लड़की जो है शादी नहीं करेगी कैथोलिक से, बोला नीचा है, मतलब गंवार है, वो शादी नहीं करेगी।
सो ये रियल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फेथ थ्योरी। अभी वहां पे अब देखिए भारत के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड कर लिया अपने रीजन्स। एफसीआरए में मुझे इतनी सारे इन्फॉर्म, मैं तो आई एम सो हैप्पी टू सी द एफसीआरए का प्रोटेस्ट, क्योंकि मुझे मेरी बुक सच होती दिखाई दे रही है। तो अब देखिए नॉर्थ ईस्ट, उसकी फंडिंग सारी कहाँ से होती है, यूके से होती है, नॉर्वे से होती है, इंग्लैंड से होती है, सॉरी यूएस से होती है, ऑस्ट्रेलिया से होती है, न्यूजीलैंड से होती है, सारी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं सारी। तमिलनाडु में कैथोलिज्म की फंडिंग होती है यूरोप से, साउथ अमेरिका से, साउथ कोरिया से, क्योंकि कैथोलिक वाले हैं जिनको प्रोटेस्टेंट नहीं पसंद करते, प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक नहीं पसंद नहीं करते। लेकिन भारत में दे आर डूइंग कंबाइंड अटैक बिकॉज दे थिंक दे हैव कम टू सिविलाइज द इंडियंस। मीजो ट्राइब को तो कितना एंशिएंट सिविलाइजेशन है, 7,000 ईयर्स ओल्ड मिजोरम में, 7,000 ईयर्स ओल्ड कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। आप वहां पे जाएंगे ना, वहां के गांव वालों से आप बात करेंगे, दे विल ट्रीट यू बेटर देन योर ओन फैमिली। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, दे विल ट्रीट यू, यू विल नॉट मिस योर फैमिली। इतने अच्छे लोग हैं वो। अब जब से कन्वर्जन शुरू हुआ है तब से बेचारे डर डर के रहते हैं, पहाड़ियों में छुपते हैं, क्योंकि उनके ऊपर गोली चलाते हैं, बिकॉज द आर्म ट्रेनिंग इज गिवन थ्रू म्यांमार। म्यांमार में यही तो प्रोजेक्ट है कि टू समाउ इन्फ्लुएंस इंडिया। हम लोग चाइना को हमेशा ब्लेम करते हैं, बट यहाँ पे तो अमेरिकन गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट फंड से। अब देखिए अब बांग्लादेश का आप देखिए, बांग्लादेश में कैथोलिसिज्म का एक मिशन है जिसपे अभी सर्जियो गोर पहुंचे थे। अ रशियन जू pretending to be a Catholic is an ambassador to India, serving a Protestant president. आप समझ रहे, ये religions are very important in Western countries. A Presbyterian will never like a Mormon, and a Mormon अगर ऐसा will नहीं not. होता तो जेडी वैंस को फिर अपने आप को क्रिश्चियन बताना क्यों पड़ता फिर, इनफैक्ट वो पत्नी को एग्जैक्टली भी। नहीं, जेडी वांस तो कैथोलिक है, वो तो कभी प्रेसिडेंट हाँ बन वो। ही नहीं सकता। हम्म। इवन तो ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, इमरजेंसी में बन गया तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन ओनली बी प्रोटेस्टेंट बाय द चर्च। तो ये इट्स प्लेस सो मेजर रोल, आप उसको सारी कड़ियां आप जोड़ सकते हैं आज के समय में जो चल रहा है। कैथोलिसिज्म और इस्लामिज्म दोनों भाई हैं। अब मुसलमान लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट मैं उनको सारी पॉलिटिक्स दिखा देता हूँ यूरोप की, वेयर द पोप हिमसेल्फ कॉल्ड फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू सेंड पीपल टू यूरोप। अब जर्मनी में क्या किया एंजेला मर्केल ने, शी ओनली इनवाइटेड मुस्लिम पीपल। मैं तो चाहता था पूरा पाकिस्तान जाओ, आज पहुंच जाओ, दिस इनविटेशन फॉर यू टू बी जर्मन टुडे। जाओ वहां पहुंच जाओ, गाड़ियां लेके जाओ, प्लेन लेके जाओ, जैसे पहुंच जाओ, हम भारत से शिप दे देंगे आपको जाने के लिए। दे ऑल वेंट टू जर्मनी। उसने क्यों इनवाइट किया, बिकॉज चर्च ने बोला था। एंड दीज ऑल पीपल वर्कड अगेंस्ट द ज्यूज, यूरोपियंस वर्कड अगेंस्ट द ज्यूज। उसका बदला लिया है इसराइल ने आके। नेतन्याहू का स्टेटमेंट है, वी आर टेकिंग 1,000 year old रिवेंज टुडे। मोरक्को में जो उसने किया 1,000 year रिवेंज। जुडाइज्म, क्योंकि जुडाइज्म दोनों का पेरेंट है, तीनों का पेरेंट है देखा जाए तो, इस्लामिज्म क्रिश्चियनिज्म तीनों का पेरेंट है वो। सो नाउ अब आज की जियोपॉलिटिक्स में इट इज वर्किंग आउट द सेम वे, द वे आई अंडरस्टूड इट, इट हैज टू वर्क दिस वे। अब आप स्टोरी देखिए स्पेन का। स्पेन में स्पेनिश किंग वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स इन द हिस्ट्री। जितने लोग स्पेन ने मारे हैं दुनिया में, उतने किसी ने भी नहीं मार पाया अभी तक। मतलब ऐसा बोला जाता है मिनिमम 80 to 100 मिलियन नेटिव्स को मारा गया है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, 10 से 20 करोड़ लोग गायब कर देना मात्र 200 साल में, और हटा देना और फोर्स करना। कि एक रूल बनाया था स्पेनिश किंग ने, आज भी उसी का फिलिपे 6 है आज। तो फिलीपींस वाले तो ज्यादा चिल्लाए नहीं, क्योंकि फिलीपींस वाले पहले तो हमारे जैसी भाषा बात करते थे, मलयालम मलय भाषा थी उनकी, लेकिन आज उनको फोर्स करके कन्वर्ट किया गया इन व्हाट, कैथोलिसिज्म। तो पूरा साउथ अमेरिका में जो पॉलिटिक्स था वो ये था कि कन्वर्ट देम एंड देन दे विल बी अवर स्लेव्स फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली हुआ, स्पेनिश भाषा बोलते हैं, स्पेनिश चर्च को फॉलो करते हैं। उनको अपोज किया किसने, पोर्चुगीज ने।
वो ब्राजील बना दिया वहां पे बड़ा सा कंट्री। पोर्चुगीज छोटा सा देश है उनके कंपैरिजन में, लेकिन पोर्चुगीज भाषा बोलते हैं, एंड प्रो पोर्चुगल एंड कैथोलिक कंट्री अगेन। और अमेरिका इनको क्यों पीटता रहता है? बिकॉज दे आर कैथोलिक्स, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। वो पीटता रहेगा क्योंकि उसके रिलीजन में लिखा हुआ है इनको हटाना है। व्हाट द ब्रिटिश डिड, सारे कैथोलिक्स को बाहर कर दिया, एंड सेम पॉलिटिक्स दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो इंडिया गेट डिवाइडेड एंड ब्रोकन एंड कंप्लीटली शैटर्ड। तो अब कहाँ से बुद्धि आई मुझे समझ में नहीं आता है जिसने भी बनाया। FCRA इज द परफेक्ट टूल टू कंट्रोल दिस नॉनसेंस। भारत के लिए आज बहुत जरूरी है फॉर FCRA, बिकॉज FCRA फंडिंग के थ्रू ये काम करते हैं, क्योंकि भारत से डायरेक्टली लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। अगर ईरान को नहीं छू पाए तो भारत को तो पॉसिबिलिटी नहीं है इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने। एंड सो व्हाट दे आर डूइंग इज चेंजिंग द डेमोग्राफिक्स। अच्छा, तो अब सेना में यहाँ से एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये ब्रिटेन के एक एक्स मिनिस्टर है रोरी स्टीवर्ट, उन्होंने कहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का भारत के अंदर ये सब चल रहा है वो बांग्लादेश से मिलता जुलता है। और वो इनका एक पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति की शुरुआत हो सकती है और शेख हसीना की तरह, जैसे शेख हसीना भी मजबूत लगती थी और लगता था उनको नहीं लाया जा सकता, वैसे ही भारत में भी सत्ता परिवर्तन। उन्होंने मतलब दो पैरेलल मतलब तुलना करके उन्होंने ऐसा बोला है। क्या मतलब एग्जैक्टली उससे कनेक्ट कर पाएंगे? 100% सेम थ्योरी, सेम थ्योरी। अब जैसे उन्होंने स्टूडेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट उन्होंने कनेक्ट किया, क्रिटिकल फेथ थ्योरी बोलती है कि क्रिश्चियनिज्म इज बेटर देन अदर पीपल, एनी अदर पर्सन। तो कोई एनिमी नहीं होगा तो हिंदू एनिमी होगा। भारत में सारे यूनाइट हुए हैं, एनिमी इनका कॉमन है हिंदू, कॉमन इनका एनिमी मुसलमान नहीं है। बाय द वे ब्रिटेन का एनिमी मुसलमान भी है, लेकिन आपने देखा होगा चर्च ऑफ द मोनार्क ऑलवेज सपोर्ट्स द मुस्लिम पीपल। आप देख रहे हैं जो भी यूके में हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मोनार्क। तो इसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो बोलते हैं ब्रिटिश क्लैंडस्टाइन सर्विसेज, ये सारे काम कर रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो सीजेपी का सबको मालूम है इट्स ए ब्रिटिश प्लान, नॉट एन अमेरिकन प्लान, टू क्रिएट डेमोग्राफिक सबवर्जन इन इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को वीक करने का प्लान है। दैट इज अ ब्रिटिश प्लान। इसलिए आप देखेंगे कनेडियन न्यूज़पेपर, ब्रिटिश न्यूज़पेपर, अमेरिकन न्यूज़पेपर, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर, ये सभी लोग एक तरीके का न्यूज आर्टिकल लिखने वाले हैं अगेंस्ट इंडिया, ऑल ऑफ देम, बिकॉज ओल्ड माइंडसेट, आवर फेथ इज बेटर देन योर्स। क्रिटिकल फेथ थ्योरी इज नॉट अबाउट द रेस, इज अबाउट द फेथ। रेस को छुपाया जा रहा है, एंड में जाके रेसिज्म में आता है, बिकॉज दे हेट द ब्राउन स्किन। जो वो ब्रिटिश के मैप्स बनाते हैं क्या बताते हैं? ब्राउन डर्टी पीपल, ये लिखते हैं ब्राउन डर्टी पीपल। पाकिस्तानी भी सुन ले ध्यान से, तो ब्राउन हाँ, डर्टी वो पीपल। अमेरिका में भी यही होता है ना, डर्टी इंडियंस बोलते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो उनको भी वही वही बोलते हैं डर्टी हाँ, इंडियंस। और चाहे वो पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, चाहे वो खुद पाकिस्तानी धोते नहीं या मतलब क्या बोलूं। उनका तो वो तो ऐसी पैंट पहन के आ जाते हैं, पास में जाओगे तो समझ में आ जाता है कि क्या है ये। मैं वही बोल रही हूँ। सो सो द इनका जो 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 इनका जो स्ट्रेटेजी बड़ा सिंपल है कि अगर भारत को कमजोर रखना है या कंफ्यूज रखना है तो गेट देम सो बिजी विद इंटरनल स्ट्राइफ कि वो बाहर की तरफ कहीं फोकस ना करे। बिकॉज और ये भारत को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी कि व्हाई वी आर एट द रिसीविंग एंड एट ऑल टाइम्स। व्हाई? ओके। कभी इनके गेम्स चल रहे हैं, कभी अमेरिका के गेम्स चल रहे हैं। तो अनलेस द गेम, जैसे मोदी चाहिए हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, अनलेस द गेम चेंजेस एंड भारत स्टार्ट्स प्लेइंग गेम इनसाइड यूके टू डिस्टेबलाइज देम, तब तक बंद नहीं होने वाला ये बकवास। और भारत के लिए बड़ा अच्छा मौका भी है कि स्टार्ट एक्सपेंडिंग द फुटप्रिंट। नहीं तो ये मिजोरम में गेम खेलते रहेंगे, इधर गेम खेलते रहेंगे, कभी रोहिंग्या। अभी इनका प्लान क्या कितने है टूल सारे किट लोग में? मिले, एक तो वो मिला मैथ्यू वैन डाइक मिला, जॉर्डन ब्राउन मिला, कई सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया है, इजराइल से लेसन सीखा है मोरक्को में स्वेटा में घुसने का। हम्म। They went to the Bangladesh to meet with the Rohingya to get the Rohingya pushed into India. अभी तो ये स्केल आप देखेंगे कि मास मूवमेंट ऑफ रोहिंग्या अक्रॉस द बॉर्डर। कितनी गोली चलाओगे, कितनी गोली चलाओगे, फिर बोलेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन।
तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो जब तक हम लोग 50 मिलियन पाकिस्तानी को ना पहुंचा दे यूके, तब तक ये गेम बंद होने वाला नहीं है। वायुसेना के जहाज लगवा देते हैं हाँ भारतीय। हाँ, हम तो चाहते हैं कि सारे जमीन खाली करो, पाकिस्तान, जाओ यहाँ से, हमारी जमीन खाली करो। हाँ हमारी जमीन खाली करो, हम आपको बोट्स दे रहे हैं, आपको सीधा यूके पर ही जाके रोकेगी। you know, तो जाओ वहां पे बिकॉज देर इज नो वे दिस गाइज आर गोइंग टू कीप क्वाइट अनलेस इनके विरुद्ध आप काम नहीं करते। जी। जब से जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध काम किया, भारत हैज टू वर्क अगेंस्ट दिस कंट्रीज आल्सो। ये सारी कॉलोनीज हैं, यूएस भी जी। कॉलोनी, कनाडा भी कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया भी कॉलोनी, न्यूजीलैंड भी कॉलोनी। और इनका और कैथोलिक का लड़ाई चलता रहता है। अब तमिलनाडु में आपको मालूम ही है, जो बोलते हैं सेंट थॉमस, और ये लोग बोलते हैं हम्म। 52 AD में आया है। हम्म। तो डाउटिंग थॉमस कब आया था? इतिहास बताओ मुझे जरा, डाउटिंग थॉमस कब आया था? डाउटिंग थॉमस आया 15वीं शताब्दी में। हम्म। तो कौन सा थॉमस भारत आया था? वो भी झूठ बोला। 15th सेंचुरी में आया था थॉमस भारत में। डाउटिंग थॉमस बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो भारत में आके कन्वर्ट हो गया, वो हिंदू बन गया। दैट्स हाउ द इंग्लिश वर्ड कम, डाउटिंग थॉमस। ओह। ओके। और पीटर की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कौन सा पीटर भाई? उधर वाला पीटर, इधर वाला पीटर। उधर वाला पीटर को तो उल्टा लटकाया था, सिर पैर से खून से वो उल्टा लटकाया 15 दिन तक। ही ब्लेड थ्रू हिज नोज एंड डाइड। जो वेटिकन के बाहर जो खंबा लगाया हुआ है ना, वो ओबेलिस्क, इजिप्शियन ओबेलिस्क, उसमें लटकाया था। उसको बोलते हैं पीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ, ये बताओ, और फिर बोलते हैं कि द लेडी ऑफ अफ्रीका, लेडी ऑफ अफ्रीका वो द डायन वॉज क्रिएटेड टू क्रूसीफाई द लोकल अफ्रीकन्स, क्योंकि तुम काले हो। ओके। फिर रिपोर्ट लिखवाई जाती है एंथ्रोपोलॉजी की, कि भाई ये जो वी आर ऑल अफ्रीकन्स, द ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। और ये चूरन को बेच दिया जाता है। तो पहली बार जाके अफ्रीकन अब बोलना शुरू किया है, कीनिया से शुरू किया उन्होंने, वन अफ्रीका के मूवमेंट ने, कि भाई डेसमंड टूटू का शब्द आपको याद ही है, अर्लियर वी हैड द लैंड, दे हैड द बाइबल, नाउ वी हैव द बाइबल, दे हैव द लैंड। तो पूरी जमीन इनकी छीन ली। उसके बेसिस पर ब्लैक अपार्थाइड मूवमेंट शुरू हुआ, और नेल्सन मंडेला ने इन लोगों से जमीन छीनी, और एलोन मस्क तक को भागना पड़ा। एलोन मस्क वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका, केम टू यूएस। और फिर आपको मालूम है ट्रम्प का वो एपिसोड जहां पे उन्होंने बोट्सवाना की पिक्चर दिखाई और बोला कि साउथ अफ्रीका में ये होता है। बोलता है सर ये हमारी कंट्री का ही नहीं है, ये जाम्बिया का है। तो रामाफोसा को अभी उसके अगेंस्ट वो काम करें। सो दिस इज अ कॉमन स्टोरी एवरीवेयर, हम्म। मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन अब हम भारत के में, अब अगर हम जो अभी करंट सिचुएशन है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी फ्रंट, हम भारत के सामने चैलेंजेस देखते हैं, तो आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, क्या भारत के पास काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए? भारत के पास काउंटर स्ट्रेटेजी तो एक ही होनी चाहिए कि भाई अगर दे आर ट्राइंग टू रिलीजियसली सबवर्ट योर कंट्री बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी। क्योंकि लड़ाई देखिए देखिए हमारे, आपको मालूम ही है, आप तो भारत में रहते हैं। कभी हम लोगों ने किसी से ये नहीं पूछा तुम ऊपर जाती है कि तुम नीचे जाती है, हम तो कभी पूछा ही नहीं, पता ही नहीं हम लोग को। नेवर नेवर आस्क्ड एनीबॉडीज नेम। हम लोग बस रहते हैं अपने दोस्ती में रहते हैं सब लोग। The only way India can counter this strategy is कि play the same strategy against them in their countries. There is no other option. No other option. नहीं तो ये भारत को तोड़ देंगे। इनका प्लान है भारत को तोड़ना, जैसे उन्होंने पहले तोड़ा था पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना के। सेम ऑफ देयर प्लान इज। और हम बार बार डिफेंड पे खेलते रहेंगे तो चलने वाला नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया सपोज करिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड। तो फर्स्ट स्टेप इज इंटरनल स्ट्रेंथ। जैसे आपको पूरा मालूम है नक्सल मूवमेंट वाज एंटायरली फंडेड फ्रॉम द वेस्ट, नॉट फ्रॉम चाइना। नॉट फ्रॉम चाइना, इट वाज बहुत फंडेड सारी फ्रॉम। चीजों को लेकर ये मिसकंसेप्शंस भी हैं कि चाइना कर रहा है, लेकिन वो उसके पीछे एक्चुअली होता हाँ, कोई और ही। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इज नॉट चाइना, यस। इज देम, इज द अब वेस्टर्न देखिए, हमने कंट्रीज। मैथ्यू वैन डाइक और जॉर्डन ब्राउन हमारे सामने ताजा तरीन एग्जाम्पल है। बताओ, श्रीलंका से घुसता है, पैदल घूमता रहता है, और फिर वहां पे जाके दिखाता है चाइनीज पासपोर्ट। हम्म। मतलब चाइना इज यूजिंग, बीइंग यूज्ड बाय दीज गाइस। चाइनीज पासपोर्ट दिखाता है वो। तो कैसे आ गया गोरे आदमी में चाइनीज पासपोर्ट? तुमको आती यस। चाइनीज लैंग्वेज? जैसे तो बोलो ना, थोड़ा मैंड्रिन चाइनीज बोल के दिखाओ। मैंड्रिन बोल के दिखावा गया। चिंग चोंग पिंग चोंग चोंग, बोलो कुछ तो पता रहेगा।
सो द पॉइंट इज कि ये पूरा FCRA इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज इंटरनल सिक्योरिटी, थर्ड बड़ा क्लियर है कि अगर हम्म, बांग्लादेश पाकिस्तान को आप लोग यूज करोगे, श्रीलंका को यूज करोगे, नेपाल को यूज करोगे अगेंस्ट इंडिया, then we हम्म, have to done counter operations in all those countries to secure India. और साथ में हमारे कुछ ऑपरेशंस आपके देशों में भी चलेंगे. इट हैज टू बी गिवन ओपन वार्निंग, नहीं तो काम नहीं ओके, होगा. जी, नहीं तो काम नहीं बिल्कुल, होगा बिकॉज दिस गोइंग टू कंटिन्यू. बिल्कुल। तो भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब डिफेंसिव से जैसा कि आपने कहा ऑफेंसिव की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है और सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हमें जिस तरह से हमारे सामने मल्टी लेयर चैलेंजेस हैं उसी तरह से हमारा भी जो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मल्टी लेयर्ड होनी चाहिए और मुझे लगता है कि भारत वो उसकी शुरुआत कर चुका है जैसे कि हम FCRA की बात करें और FCRA पर चर्चा संसद में चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि उसके भी आगे बढ़कर भारत इन सभी जो विरोधी ताकतें उनको काउंटर कर पाए। आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत. बहुत धन्यवाद।